नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें पत्रम पुष्पम से सहयोग करें। और हमारा जो समर कलेक्शन है मर्चेंडाइज में, उसे आप देखना चाहें तो उसका भी लिंक दिया हुआ है। आज वक्फ पर हियरिंग चालू रही। जी हाँ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती दिए जाने वाले पिटिशंस पर और जिस पे मांगा जा रहा है इंटरिम स्टे। जी हाँ, कह रहे हैं कि साहब स्टे कर दीजिए इस कानून को, और उसके ऊपर जो बहस थी वो चालू रही। कल मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल कि किस तरह से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी इन सब का जो आर्ग्यूमेंट हुआ, और आज उसका काउंटर आरंभ किया भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। और सॉलिसिटर तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ने कपिल सिब्बल को और जो बाकी जितने भी वकील थे उनको पूरी तरह से धो दिया। और न केवल धो दिया, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कह दिया, ये भी कह दिया कि भाई आपको तो ये पता होना चाहिए कि मैं कल कह चुका हूँ कि देयर इज़ अ जनरल प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इन फेवर ऑफ एनी लेजिस्लेशन। किसी भी लेजिस्लेशन के फेवर में ये माना जाता है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, और यह सिद्ध करना दूसरों का काम है, सामने वालों का काम है। उनको यह सिद्ध करना है कि भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये कर नहीं पा रहे। तो फिर तो आज पूरे दिन सॉलिसिटर जनरल मेहता का ये कार्यक्रम चला। कार्यक्रम क्या चला, मतलब ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट चले। और मैं वाकई देखा मैंने कि वो जो आर्ग्यूमेंट थे वो बिल्कुल पॉइंटेड थे, फोकस्ड थे। और जो 3 विषय जिनके ऊपर ये कहा गया था कि इनके ऊपर ये सुना जाएगा कि भाई ये इंटरिम स्टे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो 3 विषय मैंने आपको कल भी बताए थे। आज फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। वो 3 विषय थे वक्फ बाय यूज़र, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स। ये 3 मुख्य विषय थे। और इन 3 मुख्य विषय में और एक बात और भी ले आए, बाद में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बाद में लास्ट में जाके कुछ और भी विषयों पर आर्ग्यूमेंट किए गए, ख़ास तौर से 3D और 3E में। क्योंकि 3D जो है वो 3D ये कहता है कि जो आर्कियोलॉजिकल ASI की जो संपत्ति है उस पर वक्फ लागू नहीं होगा, और जो ASI के तत्वावधान में ASI से प्रोटेक्टेड है उस पर वक्फ लागू नहीं होगा, और ट्राइबल एरिया जो है तो उनमें वक्फ लागू नहीं होगा, ट्राइबल लैंड पे। तो इन पे भी बाद में चर्चा करके, मतलब ये स्थिति हो गई कि कपिल सिब्बल वगैरह एक तरह से रोने गिड़गिड़ाने लगे। ये कहने लगे कि साहब कि ये 3D और 3E जो है ये बाद में लाए गए। अरे भाई, बाद में लाए गए, 3D तो JPC में था, दिखा दिया उसको। तुषार मेहता जी ने ये दिखा दिया कि ये देखो, ये 3D जो है ये रिकमेंडेशन में था, लेकिन बिल में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, बाद में इसको इंक्लूड कर लिया गया। और 3E ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को क्या आपत्ति हो सकती है भाई? ट्राइबल सब प्लान और ट्राइबल लैंड का प्रोटेक्शन तो संविधान में दिया हुआ है, संविधान में दिया हुआ है। तो अब इनका सारा का सारा जो थ्रस्ट था वो सबसे पहले तो था वक्फ बाय यूज़र पे, कि साहब कि ये वक्फ बाय यूज़र जो है ये इन्होंने हटा दिया है। और कल भी मैंने आपको थोड़ा सा इंगित किया था, लेकिन आज बिल्कुल सुस्पष्ट कर दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कि साहब ये जो वक्फ बाय यूज़र की जो बात करते हैं, ये वक्फ बाय यूज़र पहले नहीं था। वक्फ बाय यूज़र पहले नहीं था, ये 1923 में लाया गया, बाई स्टैच्यूट लाया गया, और बाई स्टैच्यूट इसको हमने हटा दिया। तो इसमें कोई ऐसा जो राइट है वो तो इनहेरेंट राइट तो हो नहीं गया कि इसको आप कह सकते हैं कि साहब कि ये फंडामेंटल राइट है। ये एक स्टैच्यूटरी राइट था, और स्टैच्यूटरी राइट को हटा दिया गया टू दी एक्सटेंट कि वो प्रॉस्पेक्टिवली अब इसको हटा दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि भाई वक्फ बाय यूज़र अगर रजिस्टर्ड है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं कराया, फिर वो किस प्रकार का मान रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जो है वो आरंभ से किया गया था। साहब 1923 में
रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया था, तो आपने 1923 में नहीं कराया, 1954 में किया गया नहीं कराया, 1995 के एक्ट में किया गया फिर नहीं कराया, अब 2025 में हमने उसको हटा दिया। अभी तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर आप इससे किस तरह की आप सुविधा मांग सकते हैं, किस तरह की रिलीफ मांग सकते हैं? इसकी जो भी डिमांड है वो बिल्कुल ही अनुचित है। अब इस पर जो भी रुख दिख रहा था बेंच का, मुझे तो कुछ कुछ पॉजिटिव सही दिख रहा था। तो बात यही हुई कि भाई वक्फ बाय यूज़र और उसका जो रजिस्ट्रेशन था उसका प्रावधान जब लगातार है और आप उसको रजिस्टर नहीं करा रहे हैं, तो अब आप किस प्रकार की रिलीफ मांग सकते हैं? अब इसको प्रोस्पेक्टिवली हटा दिया गया है। जिसने रजिस्टर कराया हुआ है वो उसकी जो वक्फ बाय यूज़र जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, जिसने नहीं कराया हुआ है वो नहीं रहेगी। ये फैक्ट्स भी लाए गए हैं कि साहब के 98% लैंड जो है ये वक्फ बाय यूज़र वालों ने जानबूझ के रजिस्टर नहीं कराई है। और रजिस्टर इसलिए नहीं कराई है क्योंकि अगर रजिस्टर करा लेते हैं तो फिर कुछ उनके लीगल ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं जिससे वो बचना चाहते हैं। वो पूरी तरह से स्वेच्छाचारिता से काम करना चाहते हैं। उनको ये लग रहा था कि भाई ये तो हमारी बपौती है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात करिए कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है वो अगर वक्फ में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर चली गई है तो उसको कैसे हटा दिया जाएगा। तो यही बताया कि भाई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और जो बताया गया कि जो डिस्प्यूट में है अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो उसमें जो वक्फ का जो एप्लीकेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा, वो हट नहीं जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा जब तक कि डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाए। और डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व हो जाएगी? डिस्प्यूट रिजॉल्व होने का मैकेनिज्म वही है ट्राइब्यूनल के थ्रू। हालांकि मेरा ये मानना है कि भाई ट्राइब्यूनल के थ्रू नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ डिस्प्यूट रिजॉल्व होने का मैकेनिज्म है। किसके थ्रू? ट्राइब्यूनल के थ्रू। प्राइवेट लैंड का और गवर्नमेंट लैंड का है कि गवर्नमेंट लैंड के रेवेन्यू रिकॉर्ड का करेक्शन हो जाएगा। यदि मुतवल्ली को लगता है कि साहब ये वक्फ लैंड है तो वो ट्राइब्यूनल में जा सकता है, उसको सेट असाइड करवा सकता है उसके पास प्रावधान है। और अब चूँकि वो सूट की तरह चलेगा, पहले रिवीजन की तरह चलता था, वो सूट की तरह चलेगा, उसकी फर्स्ट अपील होगी तो उसमें सारे के सारे प्रावधान जो लागू होंगे सीपीसी के उसी प्रकार से चलेगा। अपना राइट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, कागज़ दिखाना पड़ेगा। अब ये कागज़ दिखाने की तो सारी समस्या है, कागज़ नहीं दिखाना चाहते साहब लोग। तो फिर गवर्नमेंट लैंड की जो ये बात है ये सभी के ऊपर लागू है, ये भी बता दिया गया। जहाँ तक सेंट्रल काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 नॉन हिंदू के अपॉइंटमेंट की बात है तो एक बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। और इससे ये भी पता चल जाता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। एक पन्नालाल पित्ती का एक जजमेंट कोट किया, पन्नालाल पित्ती का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, और ये कहा कि साहब कि इसमें ये लिखा हुआ है कि यथासंभव जो भी रिलीजियस चैरिटी के कानून हैं वो सारे रिलीजियस चैरिटी के कानून सभी रिलीजन्स के लिए एक समान होने चाहिए। ये भी बताया इन्होंने कि भाई ये सब आने के पहले ये बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट में ही सारे के सारे गवर्न होते थे। वक्फ भी ट्रस्ट एक्ट में ही गवर्न होता था पहले। ये बाद में 1954 के बाद ऐसा हुआ है कि बिल्कुल वक्फ अलग से बन गया तो ट्रस्ट एक्ट में जो है वो वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। पहले ये इसी से गवर्न होता था। तो उसमें बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट में और जो चैरिटी कमिश्नर है वो चैरिटी कमिश्नर के अंडर सारे के सारे मंदिर आते हैं। और कई बार चैरिटी कमिश्नर मुसलमान रहा है और चैरिटी कमिश्नर के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है ट्रस्ट एक्ट में बहुत सारे मंदिरों का भी। तो क्या चैरिटी कमिश्नर मुसलमान नहीं बन सकता? सीजेआई ने स्वयं कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि मुसलमान रहे हैं। सीजेआई ने कहा बीच में पढ़ के। देखो आप क्या हाल हुआ होगा आज कपिल सिब्बल का, क्या हाल हुआ होगा आज अभिषेक मनु सिंघवी का। और ये बात कहते हुए ये भी आगे बढ़ाया कि साहब कि ये जो पन्नालाल पित्ती का जजमेंट है ये कहता है कि यथासंभव सभी का एक ही तरह का कानून होना चाहिए। तो ये जो अलग से वक्फ कानून बना है इसको भी अल्टीमेटली हटना है। कैसे? क्योंकि उसी जजमेंट में ये कहा गया है कि भाई ठीक है, चूँकि हमारे यहाँ बड़ी ही डाइवर्सिटी है और हम एक प्लूरलिस्टिक कंट्री हैं तो हो सकता है कि ये एक साथ न किया जा सके, लेकिन स्टेजेस में इसको किया जाना डिज़ायरेबल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अर्थ समझ रहे हैं इसका आप? क्या हिंट दी जा रही है
ये हिंट दी जा रही है कि भाई ये वक्फ का ये तभी जो किया गया है ये तो टेम्परेरी है, अल्टीमेटली तो सारा का सारा वक्फ जो है वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में आएगा। कैसे रोकेंगे इसको आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तो स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 44 में मैंडेट है, डायरेक्शन है, डायरेक्टिव है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, शरीयत नहीं चलेगी, शरीयत नहीं चलेगी। और इसी के बाद मैंने आपको बताया वो 3D और 3E वाली बात आई। यहाँ भी बताया कि साहब की दरगाह एक्ट है और उस दरगाह एक्ट के तहत वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो गड़बड़ कर रहे थे चढ़ावे अढ़ावे का, तो उनको हटाया गया दरगाह के, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। ये भी बताया कि भाई ये पूरा का पूरा जो वक्फ का ये सब मैनेजमेंट का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और ये आर्टिकल 25 के 2 का जो ए पार्ट है वो कहता है कि साहब के सेक्युलर एक्टिविटीज़ सरकार कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल नहीं रेगुलेट कर सकती है, तो ये रेगुलेट ही किया जा रहा है। ओवरऑल मैं तो आज की कार्रवाई से अत्यंत संतुष्ट हूँ। अब आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने आपको बताया भी है, कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है। आज की कार्रवाई पूरी हुई है और कल इस पर आगे कार्रवाई और चलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।